हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एटॉमिक स्ट्रक्चर के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी देखा, उनका कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर, प्रॉपर्टीज सबके बारे में बात किया। अब जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी हो गया है तो एटॉमिक मॉडल को शुरू करते हैं। पहला एटॉमिक मॉडल जो हम लोगों को मिला था वो जे थॉमसन के द्वारा मिला था, जिसको थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसको वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। और दूसरा जो मॉडल था वो रदरफोर्ड ने हम लोगों को दिया था थ्रू हिज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये पहला दोनों मॉडल जो है उन दोनों का बात करेंगे इस वीडियो में। उन दोनों के लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल अगर बोला जाए तो इन दोनों मॉडल को पूरी तरीके से कवर करेंगे इस वीडियो में। पहला मॉडल है थॉमसन मॉडल विच वाज गिवन बाय जे थॉमसन, और वो जब चार्ज बाय मास का रेशियो कैलकुलेट किए थे ना, उसके तुरंत बाद ही लगे हुए एटम का पहला मॉडल हम लोगों को थॉमसन दे दिए थे। उनके मॉडल का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। बहुत बेसिक सा मॉडल है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि पहला मॉडल है तो पूरी तरीके से सही नहीं है। उनके मॉडल के अनुसार हम लोग का जो एटम है वो स्फेरिकल शेप का है, वो गोल है, स्फीयर, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन कहना बहुत हद तक सही नहीं होगा बिकॉज जब थॉमसन मॉडल आया था उस समय प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो हम लोग उसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। हाँ, बाद में जब प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया तो उसको सेट कर दिया गया है प्रोटॉन बोलकर, तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन भी कह सकते हैं उसको। बट ये बात ध्यान में रखना है कि प्रोटॉन्स का डिस्कवरी उस समय तक हुआ नहीं था। बेसिकली थॉमसन के अनुसार वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोल रहे थे, ठीक है। तो उनके अनुसार जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी कि अब के हिसाब से प्रोटॉन्स, वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। जैसे आप लोग वाटरमेलन देखे होंगे, तरबूज, उसके अंदर दो चीज होता है, एक होता है रेड कलर का पल्प जिसको हम लोग खाते हैं, और दूसरा जो ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक कलर का जो उसके अंदर सीड्स, बीज होता है, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर से, इसी अरेंजमेंट से मिलता जुलता है थॉमसन का मॉडल कि एक एटम स्फेरिकल शेप का है, जिसमें जैसे तरबूज में वो रेड कलर का जो पल्प होता है, उस पल्प के जगह पे आप अज्यूम करो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन्स, ठीक है। वो यहां पर आप देखो ऑरेंज कलर से हम शेड किए हुए हैं क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, इसलिए उसको आप गिन नहीं सकते। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जिसको आप एज सच काउंट नहीं कर सकते। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जिसको आप एज सच काउंट कर सकते हैं। जैसे एक तरबूज के अंदर में अगर आपको बोला जाए कि पल्प का संख्या कितना है, नंबर्स कितना है, तो यू कांट से एनीथिंग बिकॉज वो तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि उसके अंदर बीज का संख्या कितना है, सीड्स का संख्या कितना है, तो आप काउंट करके बता सकते हैं बिकॉज वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये जो ऑरेंज कलर से शेडेड है, इसको हम लोग कह सकते हैं दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स which are obviously अब के समय में they are protons, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल which are present in continuous distribution। continuous distribution का मतलब आप उसको गिन नहीं सकते बट यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यहां पे हम लिख दे रहे हैं, they are present with continuous distribution and uniform। कंटिन्यूअस तो है ही, साथ में यूनिफॉर्म भी। यूनिफॉर्म का मतलब किसी भी पार्ट को आप निकालो उसमें उसका जो डेंसिटी है, उसका जो मास है, वो सेम निकल करके आएगा। किसी भी तरबूज के अंदर के पार्ट को आप काटोगे, आप अज्यूम करो उसमें टेस्ट सेम निकल करके आएगा, ठीक है, वैसा। तो ये कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है और यूनिफॉर्म है। और उसके बीच में, ऐसे तरबूज के बीच में जो बीज होता है, सीड्स होता है, वो उसी पल्प के बीच में गड़ा हुआ रहता है, एम्बेडेड रहता है। थॉमसन के अनुसार एक एटम के अंदर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल गड़ा हुआ है। तो ये जो बीच में आप लोगों को दिख रहा है व्हाइट कलर का, बीच में जो डॉट्स बनाए हैं, दीज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। एंड ऑब्वियसली वी कैन राइट स्ट्रेट अवे इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हो चुका था। इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बाबू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट का मतलब होता है जो कि आप काउंट कर सकते हैं। तरबूज के अंदर में आप बीज काउंट कर सकते हैं तो वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ।
पल्प को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो पल्प हो गया कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इनका सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था थॉमसन के मॉडल का, वो यहां पे जो हम लिखे हुए हैं, दैट मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। एक्चुअली हम लोग उस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करते हैं जो आगे चल के गलत साबित हुआ, उसी से हम लोग को इवोल्यूशन पता चलेगा एटम का कि अच्छा यहां पर ये गलती हुआ जिसको आगे चल के करेक्ट किया गया। तो ये गलत पॉइंट था। ये वाला पॉइंट आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ द एटम, यानी कि इस एटम का पूरा वजन जो है इट वॉज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, विच मीन्स आप इस पूरे एटम के अंदर में कोई भी एक वॉल्यूम को निकाल लो और कोई दूसरे पार्ट में एक दूसरे वॉल्यूम को निकालो, आपको दोनों में डेंसिटी सेम समझ में आएगा, डेंसिटी सेम मिलेगा। यानी कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम निकालिएगा तो सेम मास निकल करके आएगा। यही पॉइंट कहता है मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है पूरे एटम में, जो पॉइंट आगे चलकर रदरफोर्ड गलत साबित किए थे कि नहीं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास तो नहीं है उसके अंदर। बट दिस वाज द फर्स्ट मॉडल, और क्योंकि पहला एटॉमिक मॉडल हम लोग को मिला इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ गलती है और गलती बहुत बड़ा ब्लंडर है, बिकॉज ये वाला जो मॉडल है इसमें लिमिटेशन नहीं है, मॉडल ही पूरा गलत है। रदरफोर्ड इस मॉडल को करेक्ट करके पूरा नया मॉडल दिए थे। रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ लिमिटेशंस होगा जिसको नील बोर करेक्ट किए थे, बट ये मॉडल पूरी तरीके से गलत है। बट हम लोग इसको इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम विच वर गिवन टू अस। तो बिल्कुल गलत मॉडल में बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग एक अपग्रेडेड मॉडल की तरफ जाते हैं, जो अगला मॉडल है रदरफोर्ड का मॉडल, एटॉम का मॉडल, जिसमें रदरफोर्ड बताए हम लोगों को कि थॉमसन के मॉडल में क्या लिमिटेशन है। ऑब्वियसली उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वही लिमिटेशन था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास थ्रू आउट द एटम को बोले थे थॉमसन। वैसा नहीं होता एटम के अंदर में कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। रदरफोर्ड क्या किए, रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट किए। वो थॉमसन को गलत साबित नहीं करना चाह रहे थे, वो बस एक न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे अपने लैब में बैठ करके, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था, बड़ा फेमस सा एक्सपेरिमेंट है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें वो कर क्या रहे थे, उन्होंने लिया एक गोल्ड का फॉइल, यानी कि गोल्ड का पतला सा फॉइल, जैसे मिठाई के ऊपर में लगा हुआ होता है सिल्वर फॉइल, उसी तरीके से गोल्ड का एक फॉइल लिया और उसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया। बॉम्बार्डमेंट का मतलब हाई वेलोसिटी के साथ अल्फा पार्टिकल्स को उनके उस गोल्ड फॉइल की तरफ भेजा, लॉन्च किया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ देखो, अल्फा पार्टिकल होता है He2+ आयन। हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, He2+। ठीक है, तो हाई वेलोसिटी के साथ अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल की तरफ भेजा, और वो अज्यूम कर रहे थे कि थॉमसन ने सब कुछ सही सही बताया था कि पूरे एटम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता तो सारे अल्फा पार्टिकल जो पूरा बीम भेजे थे, वो एक दो अल्फा पार्टिकल नहीं भेजे थे, वो अल्फा पार्टिकल भेजे थे लाखों के संख्या में, करोड़ों के संख्या में। तो जितना अल्फा पार्टिकल गया था पूरा बीम उसका, उसके साथ जो बिहेवियर होता वो गोल्ड फॉइल का, वो मोर और लेस एक जैसा होता। अगर वहां पे यूनिफॉर्मिटी होता उस एटम में, तो पूरे गोल्ड फॉइल में बहुत सारा गोल्ड का एटम्स है, अगर वो सारा अरेंजमेंट यूनिफॉर्म होता एज वाज गिवन बाय थॉमसन, तो वैसे केस में अल्फा पार्टिकल के साथ जो बिहेवियर होता, जो ट्रीटमेंट होता, जो वो शो कर रहा होता ऑब्जर्वेशन, वो एक जैसा होता ऑलमोस्ट। बट ऐसा नहीं देखे वो रदरफोर्ड क्या ऑब्जर्व किए, यहां पे छोटा सा एक फोटो से आप लोगों को दिखेगा कि देयर वाज सर्टेन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जो वो देखे कि भाई वो तो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो सीधे निकल जा रहे हैं। ये कोना वाला देखो, ये सीधे निकल गया, ये कोना वाला देखो, ये सीधे निकल गया। ये अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं हुआ गोल्ड फॉइल के नजदीक पहुंचने पर। उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स था जो हल्के एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, दिख रहा है आप लोगों को, हल्के एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। कुछ अल्फा पार्टिकल्स था जो बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, यहां पे भी दिख रहा है, कुछ बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। और देयर वर सर्टेन अल्फा पार्टिकल्स जो कि 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ, यानी कि डिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक होकर के वापस उसी पाथ में चलने लगे। अब ये बड़ा सरप्राइजिंग सा ऑब्जर्वेशन था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल रहा है, एंड सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वे डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। ये बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग सा बिहेवियर शो कर रहा है, दो अलग अलग अल्फा पार्टिकल। और अगर यूनिफॉर्मिटी होता एटम के अंदर, तो पक्का बात है इतना ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर नहीं होता। ठीक है, उनका ऑब्जर्वेशंस को कुछ इस तरीके से मेंशन किए हो, ये 2-3 पॉइंट आप लोग बढ़िया से देखिए। पहला है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि ये अनडिफ्लेक्टेड पास करने वाला जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल था, सीधे निकल जाने वाला बिना किसी डिफ्लेक्शन के, उसका संख्या सबसे ज्यादा था। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल यानी काफी,
जितना अल्फा पार्टिकल वो भेजे थे, ऐसा नहीं है कि बड़ा इक्वली डिवाइड हुआ था एंगल्स में, वो लगभग बहुत सारा अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गया। तो इससे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, जो कि अगले स्लाइड में आप लोगों को दिखेगा, कि एटम में लगभग जगह जो है वो खाली है, तभी तो वो सीधे निकल जा रहा है। एटम के मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम दे आर वेकेंट, ऐसा वो बोले, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। खैर, पहला पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, सीधे निकल गया। दूसरा पॉइंट है स्मॉल फ्रैक्शंस वेर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स एंड इवन स्मॉलर फ्रैक्शंस वेर डिफ्लेक्टेड बाय लार्जर एंगल्स। ये पॉइंट को समझना है कि जैसे ये वाला अल्फा पार्टिकल को आप देखो, ये वाले अल्फा पार्टिकल को ये हल्के एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, यहां पे गया और ये हल्के एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, यहां पर भी गया और ये हल्के एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका नंबर बहुत ज्यादा नहीं था हल्के एंगल से डिफ्लेक्ट होने वाला, लेकिन कह रहा है ये कि ज्यादा बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट होने वाला जो अल्फा पार्टिकल है उसका संख्या और कम था। मतलब जैसे जैसे ये डिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अल्फा पार्टिकल था वो घटता गया। यानी कि 0 डिग्री डिफ्लेक्शन वाला सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल, थोड़ा सा एंगल को हम बढ़ाए कि भाई 10, 15, 20 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो, उसका संख्या 0 डिग्री से कम। ठीक है, अगर हम उस एंगल को और इंक्रीज किए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अल्फा पार्टिकल था वो और कम, विच मींस जैसे यहां पे आप देखिए, ये अल्फा पार्टिकल जब डिफ्लेक्ट हुआ ऐसे एंगल से तो इसका एक्चुअल पाथ था ये वाला, और ये वो डिफ्लेक्ट हुआ तो इतने एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुआ। ये आप लोगों को दिख रहा है, इसका एक्चुअल पाथ स्ट्रेट लाइन में ये वाला पाथ है, और डिफ्लेक्ट होने के बाद जो वो ट्रेवल कर रहा है वो इस लाइन में ट्रेवल कर रहा है। सो बेसिकली दिस इज द एंगल बाय विच द अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड। वैसे जानकारी के लिए आप लोग को बता दें, इस एंगल को कहते हैं हम लोग स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, जिस एंगल से वो डिफ्लेक्ट करता है। तो रदरफोर्ड के अनुसार जैसे जैसे ये स्कैटरिंग एंगल बढ़ा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अल्फा पार्टिकल था वो घटा, यानी कि सीधे निकलने वाला ज्यादा, फिर एंगल जैसे जैसे इंक्रीज किया वैसे वैसे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अल्फा पार्टिकल था वो डिक्रीज किया। इसलिए ऑब्वियसली ये जो अल्फा पार्टिकल आप देख रहे हैं जो बाउंस बैक कर गया है, इसका डिफ्लेक्शन एंगल आप लोगों को कितना दिख रहा है, स्कैटरिंग एंगल इसमें 180 डिग्री, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अल्फा पार्टिकल होगा उसका संख्या बहुत ज्यादा कम होगा। यही ये तीसरा पॉइंट है, दैट वेरी रेयर अल्फा पार्टिकल, बहुत ज्यादा कम हो गया उसका संख्या, जो कि 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ, विच वेर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। सो बेसिकली दीज वेर द ऑब्जर्वेशंस। उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक पॉइंट तो यहां पे हम इस फिगर में ऐड कर सकते हैं कि यहां बीच में कुछ तो ऐसा है जो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। उस चीज से दूर जहां अल्फा पार्टिकल है वो सीधे निकल जा रहा है, बट उस चीज से नजदीक जब आ रहा है तो वो अल्फा पार्टिकल रिपल्शन के वजह से डिफ्लेक्शन उसमें हो रहा है। इसी छोटे से चीज का नाम रदरफोर्ड हम लोगों को दिए न्यूक्लियस। तो अगर कोई बोले कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किए थे, तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे रदरफोर्ड, और वो बोले कि एटम के बीच में एक छोटा सा जगह होगा न्यूक्लियस, उसका क्या फीचर होगा, उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दिखेगा पोस्टुलेट्स में। बट अभी के लिए ऑब्जर्वेशन जो है रदरफोर्ड मॉडल का वो ये सारा ऑब्जर्वेशन है कि थॉमसन का मॉडल तो भाई गलत साबित हो चुका है। थॉमसन के मॉडल के अनुसार क्या था, यूनिफॉर्मिटी रहेगा एटम के अंदर मास का। अगर यूनिफॉर्मिटी होता तो इतना कॉन्ट्रास्टिंग सा हम लोगों को बिहेवियर अल्फा पार्टिकल का नहीं देखने को मिलता। ये बिहेवियर बता रहा है कि पहला पॉइंट तो ये कि रदरफोर्ड का मॉडल गलत है और मास का यूनिफॉर्मिटी एटम के अंदर नहीं है। दिस वर द सर्टेन ऑब्जर्वेशंस जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो यही सब पॉइंट्स आप वहां पे मेंशन करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई रदरफोर्ड इन सारे ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे करके वो छोड़ नहीं सकते ना कि ये सब हम देखे थे, तो पक्का है कि थॉमसन का मॉडल गलत है। आप किसी के भी रिसर्च को गलत अगर साबित कर रहे हैं तो जस्टिफाई करना पड़ेगा एक करेक्टेड मॉडल के साथ, ठीक है, एक बेहतर अपडेटेड मॉडल के साथ। और वही मॉडल दिए रदरफोर्ड हम लोगों को अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे Rutherford gave his postulate of atomic model, which was second atomic model after Thomson's model. This is called Rutherford's atomic model. Rutherford के atomic model के हिसाब से जो पहला पॉइंट यहां पे आप लोगों को दिख रहा है वो ये है that most of the mass of an atom and all positive charge, obviously protons, neutrons, अगर हम most of the mass बोल दिए हैं तो आपको वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ी देर पहले आप लोग को हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो एटम में
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सामने नेग्लिजिबल होता है। तो जब हम लोग ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम बोलते हैं तो वी कंसीडर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे बिकॉज उसका मास बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। तो पहला पॉइंट है मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज, सारा पॉजिटिव चार्ज मतलब सारा प्रोटॉन, और सारा मास का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होगा। वेयर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। तो देखिए यहां पे न्यूक्लियस टर्म आ गया, रदरफोर्ड यूज किए तो न्यूक्लियस का इजाद, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे रदरफोर्ड। कह रहा है कि एटम का जो मोटा मोटी सारा मास है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास, और सारा पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन, वो बहुत छोटे से एक वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है। बहुत छोटा वॉल्यूम इसलिए इसको बोला जा रहा है बहुत छोटा वॉल्यूम, क्योंकि ये वाला पॉइंट देखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अगर वो न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज्यादा होता तो लगभग अल्फा पार्टिकल सीधे कैसे निकल जाता, वो भी डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस करता। लगभग सारा अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गया, मतलब कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो एटम के वॉल्यूम के सामने नेग्लिजिबल है। ठीक है, यहां पे आप एक पॉइंट यहां पर ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस was taken negligible as compared to volume of atom। ठीक है, यहां पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लेस as compared to वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम के वॉल्यूम के सामने न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज वेकेंट। ऑब्वियसली इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लगभग अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहा है, यानी कि लगभग एटम के अंदर का जो वॉल्यूम है वो खाली है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज वेकेंट, वो खाली है। तीसरा पॉइंट है, न्यूक्लियस तो छोटा सा है ही, उसमें सारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंसंट्रेटेड है। यहां पे हम एक पॉइंट पहले मेंशन भी करेंगे, क्योंकि यहां पे हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लिख तो दिए हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज रदरफोर्ड के मॉडल के समय डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहां पे मॉडल अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो उसमें मोस्ट ऑफ द मास तो लिखा है और ऑल पॉजिटिव चार्ज भी लिखा है, बट ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को वहां पर मेंशन नहीं किया है, ये वाला बात नहीं किया है, बिकॉज इसका डिस्कवरी उस समय नहीं हुआ था। इसको हम इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि आगे जब डिस्कवरी हो गया तो ऑब्वियसली इसको पीछे आकर के रदरफोर्ड के मॉडल में सेट कर दिया गया कि भाई सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होगा। हम लोग पढ़ते भी है वैसा, बट आप लोगों को तो पता ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, बट ध्यान ये रखना है कि मॉडल जब रदरफोर्ड दे रहे थे उस समय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जिक्र वो नहीं किए थे, बिकॉज डिस्कवरी नहीं हुआ था। उस समय वो बात किए थे सिर्फ सारा मास का, मोस्ट ऑफ द मास, और सारा पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, खैर थर्ड पॉइंट में आते हैं कि जो न्यूक्लियस है, यानी कि जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, लगभग सारा मास प्रेजेंट है, सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इट इज सराउंडेड बाय, ये घिरा हुआ है किससे? इलेक्ट्रॉन से। तीसरा भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ कोई लोड नहीं है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका है। दैट डिटरमाइंस साइज ऑफ एटम। अब भाई ये तो हम लोग को पता है कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो एटम के वॉल्यूम के सामने नेग्लिजिबल है, तो भाई एटम इतना बड़ा कैसे दिख रहा है? तो एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल बचा हुआ है जो कि न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट है, विच इज ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन, और वही इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर रहा है साइज ऑफ एटम। तो इस तरह का सवाल भी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी बार देखने को मिलता है कि कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एटम का साइज डिटरमाइन करता है। तो उसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन साइज ऑफ द एटम एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस कॉल्ड ऑर्बिट्स। ऑब्वियसली वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट तो है, लेकिन वो स्टेशनरी नहीं, वो रुका हुआ नहीं है। इसके पीछे बहुत बेसिक सा फिजिक्स है कि अगर वो रुका हुआ रहेगा तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज है, अट्रैक्ट कर लेगा, वो न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं है, बल्कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में गोल गोल घूम रहा है। गोल गोल घूमने से क्या होगा? गोल गोल घूमने से उस इलेक्ट्रॉन में दो तरह का फोर्स लगेगा। एक तो बाय डिफॉल्ट फोर्स जो न्यूक्लियस के तरफ लग रहा है, जो प्रोटॉन लगा रहा है उसको। दूसरा, वो सर्कुलर पाथ की वजह से एक बॉडी में अवे फ्रॉम द सेंटर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सर्कुलर मोशन जो फिजिक्स का एक टॉपिक है मैकेनिक्स का, उसमें आप लोगों को बताया जाएगा या बताया गया होगा कि सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी ट्रैवल करता है तो वो बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है खुद में, विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होगा
तो न्यूक्लियस के तरफ जो उसको प्रोटॉन खींच रहा होगा विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और न्यूक्लियस से दूर जो उस पे एक्सपीरियंस हो रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, वो स्टेशनरी नहीं होगा। तो दिस आर 3-4 पॉइंट्स दैट यू कैन राइट इन एन एग्जामिनेशन कि आपको जब बोला जाएगा रदरफोर्ड का मॉडल लिखिए, तो हाँ ये वाला पॉइंट आप पहले लिख सकते हैं दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम वेर वेकेंट बिकॉज most of the alpha particle went past the gold foil undeflected. Okay, then most of the mass of atom and all positive charge were concentrated in a very small region called nucleus. You can omit this part proton neutron because discovery didn't take place till then, और उसको आप सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास लिख सकते हो। ये वाला पॉइंट आप ऐड कर देना वहां पे दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट एटम। देन nucleus is surrounded by electrons and the electrons are the subatomic particles that actually determine size of the atom. And the last point is electrons are not stationary, rather they are moving in circular path around nucleus which are called orbits. If you want to add a point, so you can add कि they are moving in circular path so that the electrostatic force of attraction equals centrifugal force and the electrons keep on revolving around the nucleus. अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कोई फाइनल एटॉमिक मॉडल तो है नहीं, तो ऑब्वियसली उस पर भी लिमिटेशंस तो होगा ही, बट हाँ ये थॉमसन मॉडल से बेहतर मॉडल है, अपग्रेडेड मॉडल है, बट हाँ इसके बाद भी मॉडल्स आना बाकी है, बोर्स मॉडल है, क्वांटम मॉडल है, तो उसको सीखने के पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या लिमिटेशन था। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन समझते हैं हम लोग। एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल ने एक थ्योरी दिया था विच इज कॉल्ड मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं, ये इसका मतलब यहां पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है इसको हम लोग अगले वीडियो में बहुत प्रॉपरली सीखेंगे, बट एक लेमैन के फॉर्म में अगर आप लोगों को समझाएं हम, तो जो भी लाइट्स है वो एक तरह का रेडिएशन है। ठीक है, तो रेडिएशन इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी, लेकिन उसका कोई मास नहीं होता है। रेडिएशन के पास एनर्जी होता है, उसके पास कोई मास नहीं होता है। जैसे आप मेरे को देख रहे हैं इस वीडियो में, बोर्ड में जो भी चीज लिखा हुआ है वो देख रहे हैं, इट इज ड्यू टू रेडिएशन। ठीक है, तो जहां भी रेडिएशन होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर एनर्जी होता है। जैसे सनलाइट जो हम लोग के पास आ रहा है उसमें कोई वजन नहीं है, मास नहीं है, बट हाँ एनर्जी जरूर आ रहा है, तो रेडिएशन के पास एनर्जी होता है। तो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट है, अ चार्ज्ड पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन व्हेन इन एक्सेलरेशन, यानी कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब एक्सेलरेशन में होता है, जब वो एक्सेलरेट कर रहा होता है, जब उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा होता है, तो वहां से एक रेडिएशन एमिट होता है। ठीक है, अब रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो वो मान लो ये येलो वाला जो सर्कल है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है। ठीक है, ये अलग बात है कि स्पीड नहीं चेंज कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो उसका मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी अगर कोई बोले कि सर्कुलर मोशन में क्या वेलोसिटी चेंज करता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल चेंज करता है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड ना चेंज करे, बट क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी इज चेंजिंग व्हेन अ बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन। तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में गोल गोल घूमता है, तो उसका वेलोसिटी बदलने के वजह से वो एक्सेलरेशन में, और क्योंकि वो एक्सेलरेशन में है, तो मैक्सवेल का थ्योरी उसके लिए एप्लीकेबल होगा और उस इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है जो गोल गोल घूम रहा है, तो इसमें से एक रेडिएशन यहां से निकलेगा, क्योंकि मैक्सवेल कह रहा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में होगा तो उसमें से रेडिएशन निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन में है ड्यू टू चेंज इन इट्स वेलोसिटी। यहां पे हम लिख भी दिए हैं, देखो इस स्टेटमेंट को, इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सो इट मस्ट इमिट रेडिएशन। मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार उसमें से एक रेडिएशन निकलना चाहिए। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि रेडिएशन जब ट्रेवल करता है तो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, इसलिए हम यहाँ पे एक वेव बना दिए, तो इसमें से एक रेडिएशन निकल गया। तो ये रेडिएशन जब निकलेगा तो ऑब्वियसली कुछ एनर्जी लेकर के निकल जाएगा, जिसके वजह से इस इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा। अरे उसमें से कुछ एनर्जी इमिट कर गया तो उसका अपना एनर्जी कम हो गया, बिकॉज हम लोगों को तो पता है एनर्जी कंजर्व्ड है।
वो ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसमें से अगर कुछ एनर्जी निकल गया है तो उस इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी जरूर कम हुआ होगा। तो इसका जब अपना एनर्जी कम होगा यानी कि इसका वेलोसिटी कम होगा, जिसके वजह से ये न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होगा। क्योंकि इस इक्वेशन को देखिए अच्छे से, ये जो k q1 q2 by r स्क्वायर है, ये है इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्टिव फोर्स विच इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और ये जो mv स्क्वायर बाय r है वो है इस इलेक्ट्रॉन में बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, दिस k q1 q2 by r स्क्वायर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and this mv square by r, this is called centrifugal force, centrifugal force। तो ये इतना फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के तरफ और इतना फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस से दूर। तो रदरफोर्ड के अनुसार ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर होगा, तभी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा होगा। ठीक है, अब क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार इस इलेक्ट्रॉन से एक रेडिएशन निकल गया, तो उस रेडिएशन के निकलने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी कम हो गया, यानी अपना वेलोसिटी उसका कम हो गया। अगर उसका वेलोसिटी कम हुआ तो आप ध्यान दीजिए, इसमें वेलोसिटी का टर्म नहीं है लेकिन इसमें वेलोसिटी का टर्म है, तो उसके वेलोसिटी को कम होने की वजह से mv स्क्वायर बाय r यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया। बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो डिक्रीज हो गया, यानी कि नेट फोर्स अंदर की तरफ लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन एक स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए न्यूक्लियस में जाकर कोलैप्स कर जाना चाहिए। ठीक है, इस थ्योरी को अच्छे समझना है कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन गोल गोल इस येलो वाले ऑर्बिट में घूम रहा है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे के बराबर है। लेकिन मैक्सवेल कह रहे हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में होगा तो उसमें से रेडिएशन निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेशन में है क्योंकि ये अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो इसमें से एक रेडिएशन अगर निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी कम होगा। एनर्जी कम होने का मतलब है उसका वेलोसिटी कम होगा। अगर उसका वेलोसिटी कम होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी बाहर निकलने लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा और वो एक स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए न्यूक्लियस पे जाकर कोलैप्स करना चाहिए था, बट ऐसा होता थोड़ी है। एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन गोल गोल आराम से घूमता रहता है, वो इस तरह का स्पाइरल पाथ वाला मोशन को फॉलो नहीं करता है। और क्यों नहीं करता है, इस फैक्ट को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता रहता है, वो स्टेबल क्यों है, इस बात का एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो ये पहला लिमिटेशन है रदरफोर्ड के मॉडल का, लास्ट में लिखा हुआ है सो इट मस्ट इमिट रेडिएशन, फॉलो स्पाइरल पाथ एंड फाइनली कोलैप्स इन द न्यूक्लियस। ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा होता नहीं है, और क्यों नहीं होता है इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये एक लिमिटेशन है। एक और लिमिटेशन है इसमें जो कि एनसीईआरटी में मेंशन भी और एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना भी है, that Rutherford gave only one equation, that is static force of attraction, centrifugal force are equal to each other। और इसमें आप गौर से देखो तो अननोन दो है, वेलोसिटी और रेडियस। K is a constant term, Q1 Q2 कांस्टेंट है, Q1 हो गया ये चार्ज यहां पर न्यूक्लियस में और Q2 हो गया इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, ध्यान रखिएगा K कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्ज दोनों पार्टिकल का, R is the distance between them यानी कि इस ऑर्बिट का रेडियस, M is again मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वही कांस्टेंट है। तो इसमें दो वेरिएबल है, कौन कौन सा, वेलोसिटी और रेडियस। ये दो वेरिएबल्स है, ये दोनों अननोन है। और आप लोग को पता है कि अगर अननोन दो है, वेरिएबल दो है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन भी दो चाहिए। जबकि रदरफोर्ड एक ही इक्वेशन दिए, तो एक इक्वेशन से आप दो अननोन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन और कुड नॉट give the value of velocity and radius of electron moving in the circular orbit around the nucleus। वो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है एक ऑर्बिट में, उसका वेलोसिटी का वैल्यू कितना है या उसका रेडियस का वैल्यू कितना है, उसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसका वैल्यू नहीं दे पाए। उसके पीछे कारण क्या था कि रदरफोर्ड एक इक्वेशन दिए थे जिसमें वेलोसिटी और रेडियस दोनों है, और हम लोगों को पता है कि एक इक्वेशन से दो अननोन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल क्लियरली समझ में आया होगा, दोनों का लिमिटेशन समझ में आया होगा। बहुत हद तक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का बात चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का बात करेंगे और थोड़ा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में इंटर करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। खैर, इवोल्यूशन को समझने के लिए हर एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, और कुल 4 एटॉमिक मॉडल हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से 2 मॉडल जो छोटा छोटा 2 मॉडल है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने
क्लासमेट्स के साथ जिनको भी फायदा मिल पाए इस नॉलेज का, जो अपने एग्जाम में इस वीडियो के हेल्प से कुछ मार्क्स अपना इंक्रीज कर पाए। और अगर नहीं किए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।